पार्ट 2 अर्थशास्त्र में अध्ययन करेंगे। आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन, उपभोग, निवेश, विनिमय, वितरण। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इकोनॉमिक में अर्थशास्त्र प्रोडक्शन से उत्पादन और उत्पादन से औद्योगिक प्रतिष्ठानों और इकाइयों में द्वारा वस्तुओं के रूप में सामानों एवं सेवाओं द्वारा निर्मित क्रियाओं को कहा गया है। प्रोडक्शन उत्पादन उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना जिनकी जो मनुष्य को द्वारा सुलभ, बेहतर और अच्छा जीवन यापन करने के लिए आवश्यकता हो। प्रोडक्शन के लिए उत्पादन के आधार पर आधारभूत कारक जो है वो भूमि में उत्पादन संयोजित करके पूंजी श्रम को संयोजित करती है। प्रोडक्शन के अंतर्गत उत्पादन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या है, उसके लिए भूमि, प्राकृतिक संसाधनों में जल, खनिज, वन, नंबर 2 मानव पूंजी, थर्ड श्रम पूंजी और सस्ता श्रम मिले। नेक्स्ट आता हमारा इसी में पूंजी की भौतिक पूंजी तथा उत्पादन को प्रत्येक स्तर पर लागत, ये सभी आवश्यक कारक हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं। उपभोग कंजप्शन में मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या होती है कि मनुष्य की आवश्यकताएं की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए क्रियाएं की जाती है। इसी तरह उपभोग मनुष्य क्रियाओं आदि का आदि और अंत होता है। उपभोग में अवस्था के अनुसार कई प्रकार की होती है, चाहे वह खाद्य पदार्थ के रूप में हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं के रूप में निवेश किया हुआ हो। निवेश या इन्वेस्टमेंट। निवेश और इन्वेस्टमेंट सामान्य रूप से निवेश और इन्वेस्टमेंट का आशय ऐसा होता है, ऐसे खर्चों और व्ययों से हैं जो उत्पादन क्षमता में प्रोडक्शन में वृद्धि कर सके। निवेश शब्द जो है कई मिलते जुलते अर्थों से ही आशय लगता है, जिसमें अर्थशास्त्र में वित्त, व्यापार, प्रबंधन क्षेत्रों में प्रयोग किया गया है। ये पद बचत करने और उपभोग में कटौती और देरी के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। निवेश में एग्जाम्पल फॉर किसी बैंक में पूंजी जमा कराना और परिसंपत्ति खरीदने जैसे कार्यों को भविष्य में लाभ पाने के लिए दृष्टि से मनुष्य करता है। संचित निवेश और विनियोग ही पूंजी कहलाता है। विनिमय में एक्सचेंज। विनिमय का अर्थ होता है जब कोई वस्तु के बदले वस्तु आदान प्रदान की जाती है। पुराने समय में जैसे दर्जी कपड़े सिलाई कार्य करता था, किसान से अनाज प्राप्त किया जाता था, ये सारे के सारे विनिमय कहलाते थे, जो वस्तुओं का लेन देन करते से आपस में प्राप्त किया करते थे। विनिमय दो भागों में विभक्त करके हम अध्ययन करते हैं। विनिमय के अंतर्गत क्रय परचेज, विक्रय सेल्स। क्रय परचेज, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं, उसके बदले में रकम का भुगतान प्राप्त किया जाता है। विक्रय सेल्स, हम कोई वस्तु बेचते हैं, उसके बदले में रकम प्राप्त की जाती है, विक्रय कहलाता है। वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत वितरण एक प्रकार की क्रिया और प्रोसेस है। इसी में उत्पादन प्रोडक्शन के कारक घटक प्रभावित करते हैं। घटक निम्न है: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इन सब के बीच आय और इनकम का सही प्रकार से वितरण हो सके ताकि व्यापारी अधिकाधिक लाभ को अर्जित किया जा सके। इसके पश्चात गैर आर्थिक क्रियाएं। गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वह सभी क्रियाएं बिना धन के उपार्जन के उद्देश्य से मनुष्य करता है, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हमारे सामाजिक कार्य, फॉर एग्जाम्पल धार्मिक कार्य, फॉर एग्जाम्पल मनोरंजन करना, फॉर एग्जाम्पल संगीत सुनना, फॉर एग्जाम्पल माता पिता एवं भाई बहन की सेवा करना। ये सभी गैर आर्थिक क्रियाएं हैं जो मनुष्य करता है। सभी गैर आर्थिक क्रियाएं व्यापार, सहानुभूति, कर्तव्य एवं देश प्रेम के उद्देश्यों से की जाती है। ये हमारे अर्थशास्त्र में गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। अर्थशास्त्र के अध्ययन एवं कार्यक्षेत्र की दृष्टि से हम
अर्थशास्त्र को निम्न भागों में विभक्त या बांटकर अध्ययन किया करते हैं। सबसे प्रथम आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक, समष्टि अर्थशास्त्र नंबर 2 माइक्रो इकोनॉमिक, थर्ड मौद्रिक अर्थशास्त्र मुद्रा के संबंधित, फोर्थ लोक वित्त का वित्त की व्यवस्था, फिफ्थ विकास अर्थशास्त्र डेवलपमेंट का अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल अर्थशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। नेक्स्ट आता है गणितीय अर्थशास्त्र के रूप में होता है। अर्थशास्त्र को दो भागों में विस्तृत रूप से विभक्त करके अध्ययन किया गया है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र जो माइक्रो एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में कही जाती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करें हम तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है और व्यक्तिगत उपभोक्ता और व्यक्तिगत उत्पादक के लिए होता है। इन सबसे छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यही हमारा इससे अभिप्राय है। इसी में है आगे और एक व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे एक उत्पादक या एक उपभोक्ता हो के स्तर पर आधारभूत और आर्थिक समस्याओं का चयन की समस्याओं से होता है जो दुर्लभ या सीमित संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों में बंटवारे से संबंधित किया जाता है। दो भागों में वैकल्पिक बांटकर किया जाता है संसाधनों को। व्यष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम इसको विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। फर्स्ट मांग का सिद्धांत, दूसरा उत्पादन का सिद्धांत, थर्ड बाजार और फोर्थ आता है वितरण एवं कल्याण के लिए। सर्वप्रथम इसमें आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं तत्व के रूप में। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादकता व्यवहार सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। फर्स्ट इसमें हम मुख्य तत्व के रूप में अध्ययन करते हैं उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत जो है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एक उपभोक्ता कैसे अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है जिससे उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। दूसरा होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत एक उत्पादक कैसे भिन्न भिन्न आगतों का चुनाव कर ये निर्णय लेता है क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन किया जाए जिससे अधिकतम लाभ उत्पादक को प्राप्त करे और ध्यान उस पर केंद्रित करे। कीमत सिद्धांत थ्योरी ऑफ प्राइस। वस्तु बाजार में वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित की जाए, संसाधनों की कीमतें क्या हो और कैसे निर्धारित हो, ये इस बात का ध्यान करके प्राइस ऑफ थ्योरी का अध्ययन किया जाता है। इसके नेक्स्ट में आता है समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं और आर्थिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। यही समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। फर्स्ट इसमें आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की भांति समष्टि अर्थशास्त्र में भी दुर्लभ संसाधन जितने भी हैं उनका विवेकशील प्रबंधन ही मुख्य समस्या है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामाजिक कल्याण हो और अधिकतम करने के बल दिया जाए, न कि व्यक्तिगत लाभ का अधिकतम करने का किया जाए।